हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज आप लोग का ध्यान दीजिएगा BSPSCL के लिए जो कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रैक्टिस सेट है आपका? आपका सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी आप लोगों को 50 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे और एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। तो उससे पहले जल्दी से आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए और तैयार हो जाइए एकदम पढ़ने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये रेगुलर समझिए कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे अल्टरनेट करके एक प्रैक्टिस सेट जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो सारे टॉपिक से कवर किए जाएंगे। 2 3 4 क्वेश्चन हर टॉपिक से रहेंगे, ठीक है? तो चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट हमारा सेकंड में क्या दिया गया है, ठीक है? प्रैक्टिस सेट 2, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 2 में हमारा BSPCL के लिए है। ये आपके थोड़ा सा कट कर दे, लेते आए आप लोग के लिए। हाँ, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। तैयार हैं? कुछ आप लोग भी हेल्प करिएगा क्वेश्चन बताते समय। यदि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग को तुरंत यदि याद आ जाए कि हाँ इसका क्वेश्चन ये है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे, जो बुक आप जानते होंगे तो बता दीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो बुक से देखकर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि धारा 80D, नाम सुने होंगे, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। धारा 80D के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अधिकतम कटौती की रकम क्या है? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि यदि कोई आदमी वरिष्ठ नागरिक है, क्या है? वरिष्ठ नागरिक। देखिएगा, इनकम टैक्स में व्यक्ति को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सामान्य व्यक्ति नागरिक, चाहे वो स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकता है, एक वरिष्ठ नागरिक, एक अति वरिष्ठ नागरिक। तो यहाँ केवल बात कर रहा है कि वरिष्ठ नागरिक के संबंध में। हमारा जो सामान्य जो नागरिक है वो होता है अधिकतम 60 वर्ष। कितना होता है? अधिकतम 60 वर्ष। और जो वरिष्ठ नागरिक होता है वो अधिक होता है 60 से 80 के बीच में। और जो अति वरिष्ठ होता है वो 80 प्लस होता है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 60 से ऊपर है और 80 से कम। कह रहा है कि उसको अधिकतम कटौती कितनी प्रदान की जाएगी। हम बता रहे हैं आपका असेसमेंट ईयर 2024 24 चल रहा है ना? हाँ, 2024-25 के लिए आपका क्या सीमा निर्धारित किया गया है? तो इसके लिए कह रहा है 80D के अंतर्गत, 80D के अंतर्गत क्या 10,000 है, 50,000 है, 75,000 है? इनमें से कोई नहीं है, आपको सोच के बचाना है। 10,000 तो होगा नहीं, 50,000 होगा नहीं और कोई नहीं होगा नहीं, 75,000 होगा। क्योंकि यदि ये सामान्य व्यक्ति रहता तो उसके लिए ये सीमा 50,000 रुपया था। 80D मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, लेकिन यदि अति वरिष्ठ नागरिक है तो उसका 75,000 होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। ये अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वो कलर चेंज कर दें हम, ध्यान दीजिए। तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिया गया है, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है और ये हमारा एडजस्टमेंट है और ये हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भी हमारा डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंतिम रहतिया है ये आपके तलपट से बाहर दिया गया है। कह रहा है इसे अंतिम खाते में लिखते हैं। जब तलपट से भाई बाहर दिया गया है तो उसे 2 जगह लिखते हैं क्योंकि वो एडजस्टमेंट होता है। और तलपट के अंदर दिया है तो भाई तलपट है, उसको एक जगह दिखाते हैं। बताइए कहाँ दिखाते हैं? आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं, व्यापार खाते में दिखाते हैं, लाभन खाते में दिखाते हैं, कि व्यापार खाता में और आर्थिक चिट्ठे में? यही ऑप्शन सही है, क्योंकि तलपट से बाहर एडजस्टमेंट में यदि दिया रहेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं।
सपोज करिए कि यही क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता, तो हम कहाँ दिखाते? आर्थिक चिट्ठे में दिखाते, मैंने बैलेंस शीट में दिखाते। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडिटिंग का। एक क्वेश्चन है, व्यवसाय के हिसाब किताब का किसी विशेष उद्देश्य से वर्ष के मध्य में अंकेक्षण कहलाता है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि व्यवसाय के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ऑडिटिंग, क्या चीज? जो ऑडिटिंग कब किया जाता है? वर्ष के मध्य में किया जाता है, बीचों में किया जाता है। बीच में किया जाता है उसे कौन सा ऑडिट कहा जाता है? सामयिक अंकेक्षण। भाई ये तो होगा नहीं, ये तो वर्ष के अंत में होता है। अंतरिम अंकेक्षण यही होता है, जो ऑडिट वर्ष के मध्य में किया जाता है उसे अंतरिम अंकेक्षण कहा जाता है। आंशिक होगा नहीं, सरकारी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, कट गया है। कटने का मतलब है इसके कुछ ऑप्शंस नीचे है। कह रहा है कि जीएसटी के कौन कौन से प्रकार है। भाई जीएसटी आपके 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट में लगता है। सीजीएसटी, सेंट्रल में लगता है। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजनेस होता है उसमें लगता है, या एक देश से दूसरे देश में व्यापार आयात निर्यात होता है उसमें लगता है। एक होता है यूटी जीएसटी, ये यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो बिजनेस कारोबार होता है उसमें जीएसटी लगता है। तो ये जीएसटी के हमारे कितने प्रकार हैं? 4। मिलाइए कौन कौन से। एस जीएसटी है, ये है। सी जीएसटी है, ये है। आई जीएसटी है, ये। यूटी जीएसटी। पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। और भी देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, लेकिन पहला ही सही है। इधर दिया गया है टीजीएसटी होता नहीं है भाई, सीजीएसटी होता है, पीजीएसटी होता नहीं है, यूटीजीएसटी होता है। इसमें दोनों गलत है, इसमें ये भी गलत है। आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, एनजीएसटी होता नहीं है, यूटीजीएसटी होता है। इसमें ये गलत है। पीजीएसटी होता नहीं है, एलजीएसटी होता नहीं है, टीजीएसटी होता नहीं है, यूटीजीएसटी होता है। तो कहने का मतलब चारों ऑप्शन हमारा पहला सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है 5th नंबर कि अंकेक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। एक ऑडिटर को जब ऑडिट करने जाता है तो उसे जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, इन सूचनाएं होती हैं या स्पष्टीकरण है, किससे मांगने का अधिकार होता है? कंपनी के अंशधारियों से, कंपनी के पिछले अंकेक्षकों से, कंपनी के अधिकारियों से, कंपनी के कर्मचारियों से। ध्यान दीजिएगा, वो कंपनी के जो ऑफिसर्स होंगे उनसे क्या मांगेगा? स्पष्टीकरण भी मांग सकता है, डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, कोई पेपर्स भी मांग सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा अकाउंट से है कि वसूली अवधारणा लागू होती है। कौन सा वसूली अवधारणा? किस कंडीशन में वसूली की अवधारणा लागू होती है? देनदारों से धनराशि लागू होती है तब जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है तब, कि आदेश प्राप्त होता है तब, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? वसूली की अवधारणा कब लागू होती है? जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दी जाती है तब। अगला क्वेश्चन, ये इनकम टैक्स से क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनोज जिसकी आयु 62 वर्ष है, यहीं पे मान लीजिए कि मनोज है जिसकी उम्र 62 वर्ष है, ये सीनियर सिटीजन, मतलब जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर, 80 वर्ष से कम, को आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा बशर्ते कि उसकी सकल आय निम्न से अधिक हो। मतलब मनोज है जिसकी उम्र 62 साल है, इसको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा किस कंडीशन में? जब इनकी आय हमारी 3 लाख रुपए से प्लस होती है तब इनको आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। तो इसमें से ऑप्शन मिलाइए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। सही ऑप्शन क्या है? 3 लाख। क्योंकि अब चेंज हो गया है, अगला असेसमेंट ईयर में आएगा तो कुछ और रहेगा, लेकिन फिलहाल जो हमारा पिछला असेसमेंट ईयर चल रहा था तो वहां पर 3 लाख रुपया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नीचे दिया है, क्वेश्चन ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व नहीं है? करंट लायबिलिटीज नहीं है। अब ऑप्शन क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है आपका, फाइनल अकाउंट है। यहाँ देखिए करंट लायबिलिटीज पूछ रहा है कि नहीं है। अब सोच के आप बताइए, बैंक की अधिविकास करंट लायबिलिटीज है, डूबत ऋण के लिए प्रावधान करंट लायबिलिटीज है, शोधनीय ऋण पत्र है, इनमें से कोई नहीं। कौन करंट लायबिलिटीज नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपका यह करंट लायबिलिटीज है, डूबत ऋण के लिए प्रावधान करंट लायबिलिटीज है, शोधनीय ऋण पत्र
डिवेंचर होता है वो करंट लायबिलिटी नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, धारा 80P की कटौती प्रदान की जाती है। 80P, धारा 80P की कटौती किसको प्रदान की जाती है? सहकारी समिति को, व्यक्ति को, कंपनी को, हिंदू अविभाजित परिवार को। तो सही ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी को धारा 80P की कटौती प्रदान की जाती है। ये मुझे याद रखिएगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत किसको कटौती प्रदान की जाएगी, अक्सर कट ऑफ डिडक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी व्यापारी व्यवहार निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? कोई भी व्यापारिक व्यवहार निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? व्यापारिक व्यवहार, बिजनेस बिहेवियर किसको प्रभावित करता है? कम से कम एक खाते को, कम से कम दो खाते को, अधिकतम दो खाते को, उपयुक्त में से कोई। सोच के बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यापारिक व्यवहार का मतलब है किसी भी टाइप का बिजनेस का ट्रांजैक्शन कितने खाते को प्रभावित करता है। वैसे दो खाते को प्रभावित करता है, एक का नाम डेबिट, दूसरे का नाम क्रेडिट, लेकिन ये वाला ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो एक खाता तो होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई होगा नहीं, होगा तो यही कम से कम दो खाते और अधिकतम दो खाते। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो अधिकतम वो दो खातों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परंपरा के अनुसार व्यापार में लगे स्टॉक का मूल्यांकन होता है। मतलब एक नॉर्मल जो हमारा परंपरा है उसके अनुसार व्यापार में यदि कोई स्टॉक लगाया गया है, इसका मूल्यांकन किस बेस पर किया जाता है? मैंने सीधे से कहने का मतलब है कि अकाउंट्स में स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेस पर किया जाता है? बाजार मूल्य पर, बाजार अथवा लागत मूल्य जो अधिक हो, बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य जो भी कम हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही इसका आंसर होगा स्टॉक का वैल्यूएशन, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, ऐसे जनरली क्लोजिंग स्टॉक लिख कर देता है, लेकिन नहीं दिया है तो स्टॉक का वैल्यूएशन बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से। इसमें भी एक क्वेश्चन कटा है, ध्यान दीजिए कि दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय है, माने डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांत का क्या आशय है पूछ रहा है। मतलब डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है इससे क्या आशय है? ऑप्शन देखते हैं तो पता चलेगा कि क्या आशय है। ध्यान दीजिए, ऑप्शंस में दे रहा है कि एक ही लेखों को दो बार लिखना, सभी लेखों को लेखा बहियों में दो बार लिखना, प्रत्येक जमा के लिए नाम तथा प्रत्येक नाम के लिए, देखिएगा नाम के लिए, प्रत्येक नाम के लिए जमा करना, और इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन सही है। मतलब जितने रुपए से हम डेबिट करते हैं उतने ही रुपए से उस व्यवहार को, उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट भी करते हैं। अर्थात क्रेडिट है तो उतना ही से डेबिट, डेबिट है तो उतना ही से क्रेडिट। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके भाई आएंगे। यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि अंकेक्षक लेखों की कितने प्रतिशत शुद्धता की गारंटी देता है। कहने का मतलब है कि जब एक ऑडिटर किसी कंपनी, फर्म, संस्था का ऑडिट करने जाता है तो जो हिसाब किताब लिखा गया रहता है या जो ऑडिटिंग का वर्क करता है वो कितने % शुद्धता की गारंटी देता है कि उसने जो ऑडिट किया है वो बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा 100% तो कोई गारंटी अपने काम का नहीं देगा कि मैंने जो किया है वो सही है। 80% देगा नहीं, 85% देगा, मतलब वो किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है, क्योंकि मानवीय भूल किसी से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, स्वामी का खाता होता है, मतलब ऑनर का किस अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट है? वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, व्यक्तिगत खाता है, इनमें से कोई बताइए। स्वामी का खाता किस प्रकार का खाता है? चलिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वास्तविक और व्यक्तिगत में से बताइए कौन सा होगा? व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन नंबर सी सही। कुछ बड़े भी क्वेश्चन है, कुछ आसान भी क्वेश्चन है, कुछ हर टाइप के क्वेश्चन है। बैंक अधिविकर्ष खाता, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, रिप्रेजेंटिव पर्सनल अकाउंट है, और इनमें से कोई नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट किस तरह का है बताइए? बैंक ओवरड्राफ्ट किस तरह का खाता है भाई? पर्सनल अकाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
इसका तो 2 क्वेश्चन ऑप्शन नीचे है, ध्यान दीजिए। पासबुक होती है, पासबुक का तो नाम सुने ही होंगे। जैसे बैंक में आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद बैंक एक इतना बड़ा पासबुक देती है, मतलब थोड़ा ऊपर वाला कवर टाइट होता है, देखे ही होंगे, अंदर वाला पेपर नॉर्मल होता है, उस पर डिटेल लिखा गया रहता है कि आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला, कितना बैलेंस है, इस सारी चीजों का विवरण रहता है, वो पासबुक होता है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि होता क्या है पासबुक। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। कि फर्म की प्राप्तियों और भुगतानों की प्रति, ना भाई ये तो सही नहीं है। फर्म की जितनी भी प्राप्ति और भुगतानों होता है उसका डिटेल पासबुक नहीं होता। बैंक में रखे गए फर्म के लेजर खाते की प्रति, उतना ये भी सही नहीं है। देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया गया, ध्यान दीजिए। रोकड़ पुस्तक में लिखे गए संबंधित व्यवहारों की प्रति, और इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कि इसमें से, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं तो इसमें से होगा ही नहीं। रोकड़ बही तो वो व्यापारी रखेगा, रोकड़ बही से संबंधित व्यवहार की पासबुक प्रतिलिपि होती ही नहीं। प्रतिलिपि क्या होती है, बैंक में जो भी लोग पैसा जमा किए हैं या निकाले हैं उनका डिटेल होता है। तो यहाँ दिखा गया है बैंक में रखे गए फर्म के लेजर खाते, मतलब बैंक में जो लेजर अकाउंट रखा गया रहता है हर एक पार्टी का, हर एक पर्सन का, हर एक कस्टमर का, उसकी क्या होती है, ये प्रति होती है। प्रति मतलब उसकी सेम डुप्लीकेट कॉपी होती है, उसमें दिखाया गया रहता है आपने ट्रांजेक्शन इस डेट को किया है, इस प्रकार किया, प्रेजेंट टाइम का करंट बैलेंस आपका इतना दिया जा रहा है। तो ये बैंक खाते के लेजर की प्रतिलिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वित्तीय विवरण शब्द पत्र शब्द में शामिल है, मतलब वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस शब्द में क्या पूछ रहा है कि शामिल है। लाभान विवरण पत्र, लाभान विवरण पत्र यो चिट्ठा, लाभान विवरण पत्र चिट्ठा और रोकड़ प्रवाह विवरण, लाभान विवरण पत्र चिट्ठा रोकड़ प्रवाह विवरण यो अंकेक्षक की प्रतिलिपि। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट रहता है, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट रहता है, हमारा कैश फ्लो का रहता है, और लास्ट में जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है वो सारे इंक्लूड होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठे में फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। पूछ रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें संयोगिक दायित्व मतलब कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज को आर्थिक चिट्ठे मतलब बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट मतलब नोट के रूप में दिखाया जाता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है सारता की अवधारणा, प्रकटीकरण की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई होगा नहीं। द्विपक्षीय अवधारणा कहती है कि भाई हमारे लेखे कोई भी ट्रांजेक्शन उसका दो पक्षों में किया जाए, एक को डेबिट दूसरे को क्रेडिट। सारता की अवधारणा ये होगा नहीं। प्रकटीकरण की अवधारणा हमारी कहती है कि जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी हमारे क्या नाम है प्रपत्र में लिखे गए हैं, बिल वाउचर में लिखे गए हैं, उसे प्रूफ और एविडेंस के साथ दिखाया जाए। तो इसी तरह हमारी कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज है, उसको कहीं ना कहीं आप बैलेंस शीट में या कहीं भी एक जगह पर मेंशन करना चाहिए, इसलिए इसे फुटनोट के नीचे अर्थात बैलेंस शीट के नीचे नोट के रूप में दर्शाया जाता है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट है, प्रकटीकरण की अवधारणा। अगला कह रहा है कि कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपना प्रतिवेदन दे, मतलब कंपनी के ऑडिटर का यह कर्तव्य है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना प्रतिवेदन दे। कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट भाई किसको देता है, देखिए क्या लिखा है, कंपनी के संचालक को देगा कि केंद्र सरकार को देगा कि कंपनी के सदस्य को देगा कि कंपनी के ऋण पत्रधारी को देगा। बताइए, एक कंपनी का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है, कंपनी के सदस्य को। कंपनी का या सदस्य का मतलब उसके शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स ही मालिक होते हैं, मालिक को इन्हें अपना रिपोर्ट देगा। अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर नीचे दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, कि सट्टे के व्यवसाय की हानि की पूर्ति अगले वर्षों तक ले जाया जा सकता है, मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस। सट्टे के व्यवसाय से यदि हानि होती है, जैसे सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड वाला आप लोग इनकम टैक्स में चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें हर बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड करने का एक तरीका है, एक वर्ष है, एक समय निर्धारित है।
उसी तरह यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सट्टे का व्यवसाय करता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस करता है और किसी वर्ष उसे हानि हो जाती है, तो उस हानि की पूर्ति वो अगले कितने वर्षों तक कर सकता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आंसर देखते हैं क्या दिया है। आंसर में लिखा है कि 8 वर्ष, 4 वर्ष, कोई सीमा नहीं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड हम अगले 4 वर्षों तक कर सकते हैं यदि उससे लॉस होता है तब, लेकिन नॉर्मल यदि बिजनेस है तो उसको लिए 8 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी कैशबुक की क्वेश्चन है कि अग्रदाय पद्धति इंप्रेसिटिव सिस्टम शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। कह रहा है कि अग्रदाय पद्धति इंप्रेसिटिव सिस्टम का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। क्रय बही में, विक्रय बही में, खुदरा बही में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खुदरा बही में पेटी कैशबुक जिसको कहा जाता है, इसमें इंप्रेसिव सिस्टम या अग्रदाय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्थिर परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण को तैयार करते समय विशेष महत्व रखा गया। मतलब स्थिर परिवर्तनशील लागत का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, विभिन्न भागों में बांटा जाता है, तो कह रहा है कि उसको विशेष महत्व को ध्यान में रखा जाता है। वो किस बजट में रखा जाता है, लोचपूर्ण बजट में, रोकड़ बजट में, मास्टर बजट में या पूंजी बजट में। कह रहा है कि स्थिर परिवर्तनशील जो लागत है उसका क्लासिफिकेशन किस बजट में किया जाता है, सोच के बताइए। बताइए। कैश बजट में किया जाता है। कैश बजट में फिक्स कॉस्ट अलग लिखा जाता है, वेरिएबल अलग, सेमी वेरिएबल अलग, कैश बजट में। अगला क्वेश्चन, ये रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैंक रिकॉन्सिलेशन एक बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब पूछ रहा है कि हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, क्यों बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रोकड़ पुस्तक का शेष ज्ञात करने के लिए, पासबुक का शेष ज्ञात करने के लिए, रोकड़ पुस्तक के शेष और बैंक बुक के शेष के साथ समायोजित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसीलिए बनाया जाता है कि बैंक में जो हमारा उनके यहाँ जो रजिस्टर्स होते हैं, उनके यहाँ जो डाटा रिकॉर्ड होते हैं, और व्यापारी अपने यहाँ जो रजिस्टर रिकॉर्ड करता है, मतलब जो चेक काटता है या पैसा जमा करता है, लेन देन करता है, तो उन दोनों में कभी कभी डिफर आ जाता है। उसी डिफर मैंने अंतराल आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। उसी अंतर का मिलान करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाया जाता है। मतलब रोकड़ पुस्तक का शेष और पासबुक के शेष में कभी कभी अंतर आ जाता है, उसी अंतरों को मिलान करने के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि बैंक समाधान विवरण किस द्वारा बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे होना चाहिए बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, कहने का मतलब क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन यह है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन में कहीं दिया ही होगा। देखिए, लिखा है कि व्यापारी के द्वारा, बैंक के द्वारा, देनदार के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है। सोचिए, बहुत ही सिंपल है। ये भाई जिसका व्यापार होगा, जिसका पैसे का डिफरेंस होगा, वही ना बनाएगा। तो व्यापारी व्यापार कर रहा है, वही ना देख रहा है कि बैंक में कुछ और है, हमारे पास कुछ और है, अंतर कहाँ है। किसके द्वारा बनाया जाता है, व्यापारी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी होता है, मतलब डिवेंचर होल्डर क्या होता है। कंपनी का स्वामी होता है, ग्राहक होता है, लेनदार होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, ऋण पत्रधारी कंपनी का क्या होता है, लेनदार होता है। यदि यही अंशधारी पूछा रहता तो वो कंपनी का स्वामी होता है, मालिक होता है। ये क्या होता है, ऋणदाता होता है, अर्थात लेनदार होता है। अगला क्वेश्चन, ये जीएसटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जीएसटी की दरें, जीएसटी की कौन कौन से रेट है, मुझे मानी बता दे रहे हैं। कुल मिला के 5 रेट है, एक 0%, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। ऑप्शन देखिए इसमें कौन कौन से है। पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है,
0% होता है, 5% होता है, 12% होता है? नहीं, ये नहीं है ऑप्शन, काट दीजिए। मैंने जो बताया है वो खोजिए कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी सही है। 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी है। जीएसटी के यही रेट दिए है यहाँ पे। उन जो 0% के दायरे में आते हैं उस पर जीएसटी लगती ही नहीं है। बाकी जो 4 रेट है 5%, 12% अलग अलग वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो यही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी की कौन कौन से रेट है। तो भाई याद रखे रहिएगा मुझे माने 0, 5, 12, 18 और 28। अगला क्वेश्चन कि रोकड़ पुस्तक तथा पासबुक के अंतर के समाधान का विवरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, रोकड़ पुस्तक और पासबुक में यदि अंतर आता है तो इसके समाधान के लिए जो विवरण, जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैंक समाधान विवरण, चालू लेखा विवरण, चालू खाता विवरण, इनमें से कोई नहीं भाई। बैंक समाधान विवरण उसका नाम है, बैंक रिकॉन्सिलेशन। अभी ये क्वेश्चन में मैंने बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, ये भी बैंक रिकॉन्सिलेशन से ही है। बैंक समाधान विवरण होता है पासबुक का हिस्सा, खाता बही का हिस्सा, रोकड़ बही का हिस्सा, स्मारक विवरण। क्या होता है? जो बैंक समाधान विवरण है वो एक स्मारक विवरण है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। मतलब एक नॉर्मली बनाया जाता है तब जब मैचिंग नहीं, कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आता है तब। ठीक है, वो ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि जब हमारा लॉन्ग टर्म यदि लॉस होता है, इस लॉस का कैरी फॉरवर्ड आगे कितने सालों तक कर सकते हैं और उसकी पूर्ति कितने वर्षों तक की जा सकती है दीर्घकालीन पूंजी हानि से। ध्यान दीजिएगा, ये इनकम टैक्स में एक चैप्टर है, एक हेड है जिसका नाम है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के दो आपके पार्ट्स हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यदि कब सपोज करिए कि यदि हमें, पहले यहां से शुरू करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हानि होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हानि होती है तो उसकी जो पूर्ति है शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म से हानि होती है तो उसकी पूर्ति केवल लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पूछ रहा है कि दीर्घकालीन यदि पूंजी हानि होती है तो उसकी पूर्ति की जा सकती है केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, किसी भी आय से, अल्पकालीन पूंजी लाभ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई उसे केवल लॉन्ग टर्म से ही पूरा किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म से हानि होती है तो उसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट अकाउंट का क्वेश्चन है कि अपूर्ण लेखा विधि का प्रयोग किया जाता है। जो इनकम्प्लीटेड अकाउंट है या ऐसे समझिए जिसको कहा जाता है इकहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है, कि इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंपनी में बिल्कुल नहीं, बीमा कंपनी में बिल्कुल नहीं, एकाकी व्यवसाय में बिल्कुल किया जाता है, साझेदारी में नहीं किया जाता है, ये एकाकी व्यापार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी से रिलेटेड है कि अपूर्ण लेखा में लाभ ज्ञात किया जाता है। देखिए, जो इनकम्प्लीटेड अकाउंट है या ऐसे इसको कह सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें जब हम प्रॉफिट की गणना करनी होती है तो कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉफिट की गणना क्या एक सूत्र है, कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर सही। देखिए, अंतिम पूंजी में माने क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग को जोड़ देते हैं और ओपनिंग कैपिटल को इसमें से घटा देते हैं। जो आता है यहाँ पे ये कहलाता है आपका प्रॉफिट। ठीक ना, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल भी अभी आएगा, मैं बताऊंगा। ये भी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन है आपका कि बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है कहाँ? बैंकों के द्वारा, व्यवसाय के लेखापाल द्वारा, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे क्योंकि अभी मैंने इसको बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है अप्राप्त ऋण की स्थिति में किस खाता को जमा किया जाता है? अप्राप्त ऋण में बैड डेबिट्स, बैड डेबिट्स की सिचुएशन में किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, मैंने जमा किया जाता है। जमा है ना, नाम और जमा, तो क्रेडिट किया जाता है। जब क्रेडिट है, जमा का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है ना, नाम का मतलब डेबिट होता है। अप्राप्त ऋण खाता, देनदार खाता, किसको किया जाता है?
सोच के आप लोग बताइए, दोनों में से सही दिख रहा है? बताइए, हमें तो नहीं दिख रहा है। और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, दो ऑप्शन और है। देनदार खाता इनमें से कोई नहीं। भाई एक क्वेश्चन है गलत है, क्यों? देनदार खाता दो जगह लिखा गया, एक लेनदार लिखना चाहिए था। देखते हैं ऑप्शन में क्या, ये भी देनदार नहीं, सही है। अप्राप्य ऋण खाता, लेनदार खाता, तो लेनदार खाता तो होगा नहीं, देनदार खाता। तो सही ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है? देनदार खाता, इसको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्त अंश निर्गमन प्रीमियम खाता दर्शाया जाता है। मतलब जब अंशों को प्राप्त किया जाता है और खास तौर से प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तो इसे दर्शाया जाता है। प्रीमियम की राशि को बैलेंस शीट में कहने का मतलब है कहां दर्शाया जाता है? चिट्ठे के समता एवं दायित्व भाग में, चिट्ठे के संपत्ति भाग में, लाभान विवरण में, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अंश प्रीमियम की राशि को चिट्ठे के समता और दायित्व में दिखाया जाता है। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अंश निर्गमन पर दी हुई छूट को दिखाया जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अंशों का जो निर्गमन किया जाएगा केवल सब मूल्य पर किया जाएगा और प्रीमियम पे किया जाएगा। लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 में यह कहा गया है कि अंशों का निर्गमन सममूल्य, प्रीमियम और कटौती तीनों पे होगा। लेकिन जो कंपनी अधिनियम 2013 में दो प्रावधान दिए गए हैं, सम मूल्य और प्रीमियम पर, लेकिन कुछ सिचुएशन में कटौती पर भी निर्गमन किया जाता है। सपोज करिए कि वो सिचुएशन आती है, तो ऐसी दशा में उस छूट को पूछा जा रहा है कि कहां दिखाया जाएगा। लाभ हानि विवरण में, स्थिति विवरण के समता एवं दायित्व पक्ष में, अन्य गैर चालू संपत्ति शीर्षक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई अन्य गैर चालू संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा, ठीक ना, और कहीं नहीं दिखाया जाए। लेकिन एक और चीज है, नया जो हमारा फॉर्मेट आया है इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जा रहा है और वो भी घटाकर दिखाया जा रहा है। तो पुराने फॉर्मेट के बेस पर आपका गैर चालू संपत्ति शीर्षक में दिखाया जा सकता है और नए फॉर्मेट के बेस पर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपके जो भी उसमें क्या नाम है, क्या है, छूट है ना, तो उसके जो प्रिमिनरी एक्सपेंसेज या अदर जो भी चीज है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर था पहले के हमारे बैलेंस शीट में, उस सारी चीज को लायबिलिटीज में कवर कर दिया गया है और उसे जो हमारा डिवेंचर्स वगैरह है उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, समता अंशों पर कितना, विशेष कंडीशन को छोड़कर कितना छूट दी जा सकती है? 5%, 15%, 12%, 10%। इक्विटी शेयर पर मैक्सिमम 10% का छूट दिया जा सकता है, डिडक्शन दिया जा सकता है, इससे अधिक का नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीएसटी एक कर है, पूछ रहा है कि जीएसटी एक किस प्रकार का कर है? सेवा आधारित है, आपूर्ति आधारित है, उपभोग आधारित है, आपूर्ति और उपभोग है। बताइए, जीएसटी किस प्रकार का कर है? सेवा आधारित है, क्योंकि जीएसटी में दो चीज शामिल है, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स भी शामिल है, सर्विस भी शामिल है। लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि आपूर्ति या सेवा आधारित तो है ही है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है। आपूर्ति अधिकारी है, ये भी पूर्ण सही नहीं है। उपभोग आधारित है, ये भी सही है। आपूर्ति और उपभोग अधिकारी दोनों है। तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो हमारा होता है उपभोग आधारित होता है। उन सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाता है कि जो इंसान, जो एक व्यक्ति के द्वारा उसका उपभोग किया जाए, चाहे वो व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो या कृत्रिम व्यक्ति हो। यदि वो उस वस्तु का उपभोग करता है और वो सामान बनाई जाती है तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से। एक दो बार एग्जामों में, कुछ एग्जामों में एक क्वेश्चन आया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जा सकता है। अग्रिम याचना, कालसीन एडवांस को कैसे दर्शाया जाता है? लाभ हानि विवरण में, अन्य चालू दायित्व में, चिट्ठे के संपत्ति भाग में, और इनमें से कोई नहीं। कालसीन एडवांस को हम कहां दर्शाते हैं? बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए, कंपनी का फाइनल अकाउंट आप लोग पढ़िएगा एक बार।
और उसमें देखिएगा कि कॉल्स इन एडवांस को कहाँ दिखाया। एक हिंट दे दे रहे हैं, लायबिलिटी में दिखाया जाता है। अब लायबिलिटी में कहाँ दिखाया जाता है ये आप लोग खोजिएगा, और उसे क्योंकि आप खोजेंगे जो क्वेश्चन वो माइंड में हमेशा रहेगा। चलिए थोड़ा सा और हिंट दे रहे हैं, लाभ हानि में तो होगा नहीं और ये होगा नहीं। अब इसमें से सोच लीजिएगा किस में से होगा, ठीक है ना। अगला, अंकेक्षक का कार्य बताइए। एक ऑडिटर का क्या वर्क होता है? सत्य एवं उचित रिपोर्ट देना, लगभग सही रिपोर्ट देना, घुमा फिरा कर समझाना और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है सत्य और उचित रिपोर्ट देना ये अंकेक्षक का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः अंकेक्षक कितने वर्ष के लिए लेखों का किया जा सकता है? सामान्यतः अंकेक्षक कितने वर्ष के लिए लेखों का अंकेक्षण कर सकता है, ऐसे समझिए। एक क्वेश्चन है, 1 वर्ष के वित्तीय लेखों का, 2 वर्ष के वित्तीय लेखों का, वर्ष में 2 बार, कई वर्षों के वित्तीय लेखों का। एक अंकेक्षक कितने वर्षों के लेखों का अंकेक्षण वन टाइम में कर सकता है? अब सोच के ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सही होगा? पहला, कोई भी ऑडिटर जाता है किसी कंपनी में, वैसे सामान्यतः 1 साल के लिए नियुक्ति भी होती है और 1 ही साल का हिसाब किताब देखता है। हाँ, ये अलग चीजें हैं कि यदि उस व्यक्ति को ऑडिटर पसंद अच्छा आ गया, पसंद का मतलब उसके कार्य अच्छे रहे, तो उसे कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और रह गई बात उस कंपनी की, यदि जरूरत हुई कि और भी वर्षों का अंकेक्षण करना है तो वो करा सकता है। लेकिन जहां तक सामान्यता बात है तो 1 वर्ष के वित्तीय लेखों का अंकेक्षण वो कर सकता है। 1 सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, के ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती को कहां दर्शाते हैं? जब डिवेंचर कटौती पे इशू किया जाता है तो क्या है हमारे लिए? अस्थायी संपत्ति है, चालू संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है, अवास्तविक संपत्ति है। मतलब ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती हमारे लिए क्या है? अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, अवास्तविक संपत्ति? सोच के बताइए क्या है भाई। भाई किसी भी चीज की कटौती हो हमारी अवास्तविक संपत्ति है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है हानि के विवरण दाखिल करना किस धारा के अंतर्गत आता है? जैसे मान लीजिए आपको लगातार किसी साल हानि हो रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न तो आप दाखिल करेंगे ही, लेकिन हानि का विवरण दाखिल करना पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? धारा 80, धारा 70, धारा 73, धारा 74? सोच के बताइए। वो धारा 80 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपूर्ण लेखा इनकम्प्लीटेड अकाउंट का है, सिंगल एंट्री का। अपूर्ण लेखा विधि में सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पूछा जा रहा है जो इनकम्प्लीटेड अकाउंट है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसमें सही पूछ रहा है आर्थिक स्थिति की, मतलब सही फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी नहीं हो पाती है। इसके पीछे क्या रीजन? कह रहा है शुद्ध लाभ ज्ञात नहीं किया जा सकता। काहे नहीं किया जा सकता है भाई? अंतिम खाते में समायोजन नहीं किए जाते हैं, भाई यही जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है, ये भी कुछ हद तक है। गणितात्मक शुद्धता की जांच संभव नहीं है। क्यों फाइनेंशियल पोजीशन की सही जानकारी नहीं हो पाती है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। अब हिंट दे रहे हैं ये भी क्वेश्चन आप, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बताए। शुद्ध लाभ की जानकारी हो सकती है, ये नहीं होगा। गणितात्मक शुद्धता की जांच संभव नहीं है, ये भी सही है। इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब ये होगा कि ये होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको न मालूम हो तो उस चैप्टर को खोलिएगा, वहां से उसके बारे में थोड़ा स्टडी करिएगा, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए मुझसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को पढ़ना। आप पढ़ेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, यदि उसको डीपली क्वेश्चन को खोजेंगे तो वो क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक आपके लिए रहेगा। देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, यदि अंतिम रहतिया 60,000, इनकम्प्लीट अकाउंट का क्वेश्चन है। अंतिम पूंजी 60,000, मतलब फाइनल कैपिटल एट द एंड ऑफ द
का कैपिटल हमारा 60,000, प्रारंभिक पूंजी 35,000 है, ड्राइंग कर रहा है 12,000 है, तो पूछ रहा है शुद्ध लाभ क्या होगा। हमें नेट प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट ज्ञात करने का सूत्र होता है इनकम्प्लीट अकाउंट में, सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो ये होता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे क्या, ड्राइंग ऐड कर देंगे। ड्राइंग जब ऐड कर देंगे तो इसमें से हम घटाएंगे ओपनिंग कैपिटल, और जैसे ही ओपनिंग कैपिटल हम घटाएंगे यहाँ पे, वो जो आएगा वही हमारा होगा नेट प्रॉफिट अर्थात शुद्ध लाभ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 60,000, तो हमने यहाँ पे लिखा 60,000 भाई। उसके बाद आहरण दिया गया है 12,000 दिया है, तो ड्राइंग को हमने लिख दिया भाई 12,000, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 72,000। अब इसमें से हमारा ओपनिंग कैपिटल दिया गया है 35,000, तो ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पे लिख देंगे 35,000। फार्मूला याद होना चाहिए बस, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, यही हमारा 37,000 क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन में मिलाइए, कहीं दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है 37,000। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगला है अंतिम खाता बनाने की तिथि है। फाइनल अकाउंट किस डेट को बनाया जाता है, 31 दिसंबर को, महीने के अंत में, वर्ष के अंत में, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट वर्ष के लास्ट में बनाया जाता है। वैसे ये वर्ष का लास्ट कब आता है, 31 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अकाउंट का है, अदत्त याचना कालसीन एरिया अधिकतम ब्याज तालिका एफ के अनुसार लिया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि कालसीन एरियर पर कितना ब्याज लिया जाता है भाई, 12%, 10%, 20%, 24%, सोच के बताइए कितना ब्याज लिया जाता है। अधिकतम 10%, ठीक है। अगला, विक्रय बराबर होता है, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्स बराबर क्या होता है, बिक्री वस्तु की लागत प्लस सकल लाभ, बिक्री वस्तु की लागत, सकल लाभ माइनस बिक्री वस्तु की लागत, और इनमें से कोई। सेल किसके बराबर होता है, जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है तो वो नेट सेल के बराबर हो जाता है। पहला ऑप्शन सही। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तलपट में अंतिम रहतिया को दिखाया जा रहा है तो इसे अंतिम खाता में दिखाया जाएगा। मतलब कि यदि तलपट में, अभी ये क्वेश्चन आया था शुरुआती में, ये मैंने बताया था कि ये तलपट है, ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है, और नीचे हमारा एडजस्टमेंट। मैंने ये बताया था एडजस्टमेंट में कुछ भी लिखा जाता है तो 2 जगह फाइनल अकाउंट में दिखाया जाता है, तलपट में दिया रहता है तो 1 जगह दिखाया जाता है। पूछ रहा है वही चीज की क्लोजिंग स्टॉक हमारा तलपट में दिया गया है, पूछ रहा है कि अंतिम खाता बनाते समय से कहाँ दिखाएंगे, भाई बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखा, वही एडजस्टमेंट में रहता है तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में, बैलेंस शीट की एसेट्स में, देखिए आर्थिक चिट्ठी में, ठीक है। और 49 वाला क्वेश्चन हमारा है, सरकारी अंकेक्षण से आशा है, गवर्नमेंट ऑडिट से क्या आशा है, सरकारी विभाग के खातों का अंकेक्षण, विधि के उपबंधों के अंतर्गत अंकेक्षण, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा कंपनियों का अंकेक्षण, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा होगा। सरकारी अंकेक्षण से तात्पर्य सरकार के विभिन्न विभागों के खातों का अंकेक्षण ही सरकारी अंकेक्षण कहलाता है, सीधा सीधा। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 50 नंबर, ये किससे रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। लिखा है कि किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है। पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर जो बिजनेस का ऑनर है, मालिक है, स्वामी है, उस स्वामी को आहरण पर यदि वो ड्राइंग करता है उस पर ब्याज दिया जाता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, उपार्जन की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा, इकाई की अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो इकाई की अवधारणा, पृथक इकाई, पृथक अस्तित्व, ठीक है ना, पृथक इकाई या पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहा जाए। उपार्जन तो होगा नहीं, इसमें प्रॉफिट अर्न नहीं की जाती है। रूढ़िवादिता तो वही है, लाभों की चिंता न करें, हानियों पर ध्यान दें। तो इकाई की अवधारणा, इसका पूरा नाम है पृथक अस्तित्व की इकाई की अवधारणा। तो इस तरह आप लोग के क्वेश्चन पूरे 50 कंप्लीट हो गए। और आपका कौन सा है, ये आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है,
ये सेट आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब अगला आएगा फिर 2 दिन 3 दिन बाद सेट 3। ऐसे ही धीरे धीरे कई सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पढ़ते रहिएगा, कुछ तो जरूर क्वेश्चन का हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कंटिन्यू लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर सिलेक्शन पाएंगे। ऑल द बेस्ट, फिर किसी दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। बाय।